नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो ना कि यूपीएससी एग्जाम के लिए सहायक है, बल्कि अन्य जितने भी पीसीएस एग्जाम हैं, उसके अलावा ऐसे सारे एग्जाम हैं जिसमें करंट अफेयर आपको पूछा जाता है, चाहे वो आपके टीचिंग के हों, एसएससी के हों, रेलवे के हों, बैंकिंग के हों, या फिर जो भी कितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, उन सभी के करंट अफेयर को हम केवल कवर करते हैं, बल्कि डिटेल में उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, जिससे कि आप केवल करंट अफेयर को ही ना कवर करें, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को और रीजन को भी अच्छे से जान पाएँ। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इसी तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। यदि आप चैनल पर पुराने हैं, तो इसी तरह इसको अपना प्यार देते रहिए, इस चैनल की ग्रोथ में अपनी हेल्प करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर वंस के साथ, रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे न केवल वो इस फ्री एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें, बल्कि इसका कहीं न कहीं लाभ हमें भी हो सके और हमारा भी प्लेटफॉर्म और डिजिटल ग्रोथ कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आपको बता दें, प्रेजेंट टाइम में भारत अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी को देखते हुए यातायात, डॉक्टर या फिर आपकी थ्री जो आपकी नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं, आपके सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि आपके ओवरऑल जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम इस आज़ादी के 75 वर्ष के महोत्सव में घुस चुके हैं। और आपको बता दें कि करंट अफेयर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की है। तो 31 अक्टूबर को हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, राष्ट्रीय एकता दिवस पहले गृह मंत्री देश के और उप मंत्री जो उप प्रधानमंत्री थे, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके याद में मनाया जाता है। उनके जन्म शताब्दी होती है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिनको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात कैग के नाम जानते हैं, और मालदीव के महालेखा परीक्षक जो हैं, उन्होंने लोक वित्त लेखा परीक्षक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए। ध्यान रखना, किस देश से हुआ है? मालदीव के साथ। ठीक है। इस समझौता ज्ञापन, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। सरकार ने अपने वित्तीय विवरण अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहते हैं, इस योजना के तहत जो चालू वित्त वर्ष है, उसमें जो राशि का प्रावधान है, उसमें बोला है कि जो राशि जो आवंटित करते हैं वो बीच में ही समाप्त हो गई है, और इस योजना को संकट से निकालने के लिए अनुपूरक बजटीय आवंटन अगला संसदीय सत्र शुरू होने से पहले नहीं किया जा सकता। अगला संसदीय सत्र शुरू होने में अभी कम से कम 1 महीना है। तो इस तरीके से क्या है कि उनको जो मनरेगा जो कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, इस बारे में हम देखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको यूआईपी के कहा जाता है, इसके तहत न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन को राष्ट्रव्यापी स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु एक अभियान का शुभारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने श्रमिक जो कृषि श्रमिक हैं, उनके द्वारा की गई आत्महत्याओं पर एक रिपोर्ट जारी की है कि ऐसे जो किसान जो कृषि में लगे हुए हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक फुल फॉर्म आती है, तो ध्यान रखना, यूआईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईडी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, को निजी डेटा संरक्षण अर्थात पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून से छूट देने की मांग की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सूरत को बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन के लिए सम्मानित किया है। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक परिवहन के लिए सबसे आगे कौन गया है? सूरत गया है। इसके अलावा और प्राइज मिले, उन सबको आज डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सारे करंट अफेयर, और सबसे पहले उन टॉपिक्स देखते हैं जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 2 से लिंक है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए विभिन्न संवैधानिक जो पद हैं, उन पर नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या है, उनसे जब क्वेश्चन आएगा तो भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक था कैग के बारे में पूछा जाएगा, और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी कैग के बारे में, और कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है किस आर्टिकल के थ्रू है, क्या क्या रीजन है, उनको आप डिटेल में समझ लीजिए। भारत के जो संविधान है, उसके भाग 5 है, जो उसके अंतर्गत अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। अगर कैग की बात करें तो ये आर्टिकल 148 से लेकर 151 के अंतर्गत आता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं कैग। साथ ही साथ इनका कर्तव्य भारत के संविधान एवं संसद की विधियों के तहत जो वित्तीय प्रशासन है, उसको बनाए रखना होता है इनका काम। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है प्रेजेंट टाइम में भारत के कैग के जो अध्यक्ष वो हैं कौन, तो इस टाइम पे गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं प्रेजेंट टाइम के कैग के अध्यक्ष। ध्यान रखना, इस टाइम के जो
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हेड कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसको जीसी मुर्मू भी कहा जाता है। अगर देखें इनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, तो भारत के जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक हैं, इनकी नियुक्तियां क्या होती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। साथ ही साथ उनका राष्ट्रपति का एक साइन होता है एक लेटर पे, और उनके मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उनको ये सूचना दी जाती है आपका हम यहाँ पे क्या चयन कर रहे हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और यदि उनकी उम्र 65 वर्ष की आयु है, तो जिनसे अगर मान लीजिए उनको 60 साल में मिला है, तो 65 साल में 5 साल बचे हैं, तो 65 साल में रिटायर हो जाएंगे। नहीं तो जब भी ज्वाइनिंग करेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र, इनमें से जो पहले हो जाएगा उनको रिटायरमेंट पे कर दिया जाएगा। उनके कर्तव्य की बात की जाए तो भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि या और साथ ही साथ प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, उनके सभी जितने व्यय संबंधी लेखा हैं उनको ऑडिटिंग करते हैं। साथ ही साथ ये भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है या लोक लेखा के सभी व्यय होते हैं उनका लेखा परीक्षण करते हैं। साथ ही साथ ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी भी जो विभाग होता है उनके साथ ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि के खाते जितने होते हैं, बैलेंस शीट होती है, और अन्य जो लेखा जोखा होते हैं उनका ये परीक्षण भी करते हैं। ये केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त सभी निकायों और ट्रिब्यूनल्स की प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। साथ ही साथ इनके संबंध में नियम बनाते हैं, और अगर आवश्यकता होती है तो सरकारी कंपनियों या अन्य जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनके भी ऑडिटिंग करते हैं। किसी कर अथवा शुल्क की जो शुद्ध आगामी का निर्धारण होता है, उनका सर्टिफिकेशन होता है, इनका ये काम करते हैं। और जब ये उनका सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इतना ही मिला होगा, तो उसको अंतिम मान लिया जाता है। इसके अलावा ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के मार्गदर्शक होते हैं, मित्र होते हैं, उनके दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं। इनकी जो रिपोर्टें होती हैं, भारत की जो रिपोर्ट्स होती हैं जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, वो केंद्र और राज्य के खातों संबंधित अपने लेखा जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं। ध्यान रखना, अगर केंद्र से संबंधित कोई खाते हैं तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और राज्य से संबंधित तो राज्यपाल को सौंपेंगे। जिससे क्या करते हैं, राष्ट्रपति संसद में और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष उसको रिपोर्ट को रखवाते हैं। साथ ही साथ कैग राष्ट्रपति को 3 कॉपीज प्रेजेंट करता है अपने ऑडिटिंग की। इस पे विनियोग लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा सार्वजनिक उपक्रम के लेखा रिपोर्ट शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, कैग काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपके सरकारी खजाने के अंदर क्या लेखा जोखा चल रहा है, क्या आय है, क्या व्यय है, उन सब का ऑडिटिंग करता है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का ये कार्य करता है। बात करेंगे मनरेगा के बारे में। देश की क्या, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना है जिसने गरीबों का काफी कल्याण किया है, और इस टाइम इसके पास उनको रुपए देने के लिए इसके हाथ खाली है। तो अगर आपसे टॉपिक आए केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के जितने भी असंवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनका निष्पादन कैसे हो रहा है, साथ ही साथ इन असंवेदनशील वर्गों की रक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कौन से तंत्र गठित कर दिए गए हैं और कौन से निकाय हैं, उनके बारे में डिटेल में आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, ये रिपोर्ट आई है कि इसमें मनरेगा पोर्टल, मनरेगा के द्वारा कि क्या हुआ है, उनके पास रुपया है नहीं। तो आप जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे राज्य जिन्होंने अपने फंड का 100% से अधिक का यूज कर लिया और अधिक कर दिया है। रेड कलर के उन्होंने 90 से 100% में किया है। इसके अलावा अगर पीला कलर कोई आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन उससे 70 से कम है। तो ज़्यादातर क्या है, हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक खर्च कर लिया, अपने फंड का 135% फंड कर दिया है। यूपी ने 97.2 ही किया है, आंध्रा ने 137 कर दिया है, तमिलनाडु ने 139, केरल में 127। इस हिसाब से तमिलनाडु नंबर 1 पे खर्च कर रहा है। तो ध्यान रखना कि लगभग देश के हर राज्यों में ज़्यादातर आउट ऑफ फंड चल रहे हैं। तो इस आउट ऑफ फंड के अगर देखें कि इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मौजूदा परिस्थिति में यदि राज्यों द्वारा योजना के लिए राशि जारी नहीं की जाती है, तो मनरेगा जितने श्रमिक हैं उनको भुगतान और उनकी जो सामग्री है उनकी लागत में देरी होगी, उनको भुगतान भी नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इनके जो एम्प्लॉय का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार आर्थिक संकट के समय मजदूरी भुगतान में देरी करके श्रमिकों के जबरन श्रम करने के हालात में धकेल रही है। तो ये भी गलत बात है। इस पर केंद्र सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की है, केंद्र सरकार द्वारा अभी कई राज्यों पर जमीन पर काम संबंधी मांग अर्थात कृत्रिम रूप से पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने बोला है कि कई राज्य ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ पे काम है नहीं, बस क्या कर रहे हैं, उनको ऐसे भरे जा रहे हैं नाम, और उससे क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रूप से इनको क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, इसलिए फंड बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें मनरेगा के बारे में, मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में एक सामाजिक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखना, इसको 2005 में किया गया था चालू। इसके अंतर्गत काम करने के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई, राइट टू वर्क। इसे सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत इसका यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में न्यूनतम 100 दिनों का वैतनिक रोजगार प्रदान करना होगा, ताकि ग्रामीण जीवन के जो श्रमिक हैं उनका जीवन स्तर सुधार सकें। यदि आप चाहते हैं मनरेगा के बारे में डिटेल में जानना, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए करंट अफेयर के, वहाँ पे मैंने आपको मनरेगा के उद्देश्य क्या है, उनका रीजन क्या है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उस सबको डिटेल में बता रखा है। बात करेंगे न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में। ये स्वास्थ्य से संबंधित जितने क्षेत्र हैं
और के मैनेजमेंट से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां से आएगा, तो ध्यान रखना इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। तो न्यूमोकोकल कंजुगेटिव जो वैक्सीन है वो देश में पहली बार सार्वभौमिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। PCV13 जिसको न्यूमोकोकल रोग पैदा करने वाले 13 प्रकार के जीवाणु की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। तो इसको जानने से पहले इससे एक लक्षण है निमोनिया। तो देखते हैं निमोनिया है क्या। तो न्यूमोकोकस के कारण होने वाली निमोनिया से क्या होता है। बच्चों में गंभीर निमोनिया रोग का सबसे आम कारण है। ये अक्सर सर्दी से जुकाम होता है, उसका अगला रूप हो जाता है निमोनिया। निमोनिया अगर वर्ल्ड स्तर बात की जाए, शायद भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। चाहे विश्व की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो 5 वर्ष से नीचे बच्चे अगर मौत होती है उसमें कहीं ना कहीं निमोनिया प्रमुख कारण होता है। तो भारत में लगभग 16% बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। तो ये है इससे संबंधित न्यूमोकोकल संबंधित ये रोग। अब देखें न्यूमोकोकल रोग होते क्या है। तो न्यूमोकोकल जो बीमारियां होती हैं उनका तात्पर्य क्या है कि न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण होने वाली किसी बीमारी से होता है। तो ये बैक्टीरिया से होती है, ध्यान रखना। यह बैक्टीरिया निमोनिया जो कि फेफड़ों का संक्रमण होता है सहित कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। न्यूमोकोकल जो बैक्टीरिया होता है वो निमोनिया के सबसे आम कारणों में से एक होता है। तो आपको पता चाहिए कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगे टीका, तो इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसको 1985 में शुरू किया गया था, जिसने सभी बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक था। इसे इसमें सालाना करीब 2.67 करोड़ नवजात जो शिशु हैं और 2.9 करोड़ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कवर करने की बात की जाती है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम अगर आपसे प्रश्न आए तो 1985 शुरू किया गया। इसमें डिफरेंट टाइप के टीके लगाए जाते हैं। इसके तहत जो बचाव के योग 12 बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना इसमें कितने टीके लगाए जाते हैं। इसमें क्या है, 12 बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात किया इसमें डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रुबेला, तपेदिक जैसे टीबी बोलते हैं, रोटा वायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाले मेनिनजाइटिस और निमोनिया के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है। ध्यान रखना इसमें जितने मैंने रोग बताए हैं डिप्थीरिया, ये सारे आप याद कर लेना, क्योंकि पूछा जाएगा इसमें किसको कवर नहीं किया जाता है। कहीं पर वहां पर दे दिया जाए कोविड-19, या हो सकता है इसमें दे दिया जाए कि आपको कहीं ना कहीं एड्स दे दिया जाए, तो वो चीज़ इसमें कवर नहीं की जाती है। ठीक है, बात करेंगे सामान्य अध्ययन 3 से लिंक टॉपिक के बारे में, और बात होगी वर्ष 2020 में कृषि श्रमिकों की आत्महत्या के बारे में। जो आंकड़े ये बताते हैं कि 18% की वृद्धि हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई हुई है। तो भारत के अंदर किसानों की सहायता के लिए की गई विभिन्न जो प्रणालियां हैं और उनके मुद्दे हो रहे हैं उनसे संबंधित ये बात आ रही है। अगर एक डेटा की बात की जाए इस टाइम पे, तो जॉब हजार्ड्स की बात की जाए कि इसमें जॉब कितने कितने लोग कहाँ कहाँ पे खो रहे हैं, तो अभी क्या हुआ, लगभग 37,666 यानी 24.6% लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, सुसाइड कर ली है। जो कि क्या है, अगर आप बात करें कि इसमें सुसाइड का स्तर देखें कितने कितने लोगों ने कहाँ कहाँ सुसाइड किए हैं, तो जो पर डे पे रोजगार लेने वाले लोग हैं उनमें 24.6% लोगों ने सुसाइड की है। जो घरेलू महिलाएं जिनको आजकल होम मेकर कहा जाता है, जो घर के कार्य करती हैं, उन्होंने 14.6% आत्महत्या की है। अन्य ने 13.6%। जो जिन्होंने अपना रोजगार ले रखा है, आत्मनिर्भर हैं, उन्होंने 11.3% सुसाइड कर ली है। बेरोजगार हैं वो 10% सुसाइड किए हुए हैं। ऐसे लोग जिनको सैलरी मिल रही है फिर भी उन्होंने सुसाइड की, वो है 9.7%। छात्रों में 8.2% आत्महत्या की दर देखी गई है। किसानों के अंदर 7% की आत्महत्या दर देखी गई है, जबकि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो 1% उनके अंदर आत्महत्या दर देखी गई है। तो अभी देखा गया है कि जो कृषि संबंधित आत्महत्याएं वो 18% बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार जो रिपोर्ट है उसके निहितार्थ की बात की जाए कि कंक्लूजन है क्या, तो वर्ष 2020 में आत्महत्या से मरने वाले जितने भी खेती और मजदूर हैं या जो कितने कृषि श्रमिक हैं, वो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक उन्होंने आत्महत्याएं की हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो 10,677 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं जो कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। तो महामारी के काल में भू स्वामित्व रखने वाले किसानों की आत्महत्याओं में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन जिनके पास जो अपनी खुद की जमीन नहीं है वहां पर आत्महत्याएं बढ़ी हैं। जितने भी भूमिहीन ऐसे लोग जिनके पास खेती नहीं है, जिनसे भूमिहीन खेतिहर कहा जाता है, जिन्हें पीएम किसान जैसे आय सहायता योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें महामारी के दौरान उच्च स्तर के संकट का सामना करना पड़ा है। कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों द्वारा आत्महत्याओं के मामले में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे दयनीय है। उसमें 4,006 आत्महत्याओं के साथ सभी राज्यों में सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र में कृषि श्रमिकों की आत्महत्याएं हैं, उनमें 15% की वृद्धि हुई। ध्यान रखना सबसे अधिक आत्महत्याएं कहाँ हुई, महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ वर्ष 2020 के दौरान कर्नाटक में कृषि श्रमिकों की आत्महत्या की संख्या में निराशाजनक रूप से 43% की वृद्धि देखी गई है। कर्नाटक में भी वृद्धि हुई है। तो देखते हैं ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिससे आत्महत्या करने पर हमारे किसान मजबूर हैं, जो हमारे पेट पालते हैं, अन्नदाता क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कृषि जो कि प्रमुख हमारे देश में हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है कृषि के जो उत्पादों का, और साथ ही साथ हमने निर्यात में भी वृद्धि की है। इसके बावजूद भारत का जो कृषि क्षेत्र है
उसके अंदर कुछ अपनी अंतर्निहित चुनौतियाँ हैं, कुछ अंदर ही चुनौतियाँ हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है, फसल की उपज कम होती है। हमारे देश में अभी भी कृषि मानसून पर ही निर्भर है। वैश्विक बाजार में हमारे निर्यात की कमी है। कृषि के मशीनीकरण मंत्रालय अमीर आसानी से अब मशीन की तरफ चला जाता है, गरीब नहीं कर पाता है। साथ ही साथ लोग जो किसान है वो ऋण लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अभी मैंने अक्सर आपने वीडियो देखे होंगे कि हरी मिर्च है, अभी कुछ दिन पहले वीडियो था कि 1 रुपए केजी किसानों को नहीं बिक रही थी। आलू है 3 रुपए 4 रुपए केजी नहीं बिका। टमाटर है 2 रुपए 3 रुपए केजी नहीं बिका। प्याज 5 रुपए से केजी ऊपर नहीं बिका। लेकिन जब यही मार्केट में आता है तो उसके भाव होते हैं 10 से 12 गुने बढ़ चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, किसानों को उनका उनकी लागत का 1.5 गुना तो नहीं मिल पा रहा है, उनको अपनी लागत को नहीं निकाल पा रहे हैं। जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इतना महंगा खरीद रहा है कि उसको महंगाई लग रही है। लेकिन जो बीच में जो बिचौली हैं, जो मीडिएटर हैं, वो तो फायदा उठा रहे हैं। ना कि उत्पादन करने वाले कोई फायदा नहीं हो रहा है, कंज्यूमर कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो बीच में क्या है, वो फायदा उठा रहे हैं। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं कोई सख्त कदम उठाने चाहिए, नहीं तो ये हालात और भी बेकार हो जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 60% लोग अभी भी कृषि से संबंधित हैं, तो इसलिए वो आत्महत्या का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे क्या है, जो कृषि क्षेत्र हैं, जो उद्योग हैं, वो लगातार उस पर संघर्ष कर ही रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, और जो बाहर उद्योग हैं उन पे और बोझ बढ़ गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कृषि पे और बोझ बढ़ता जा रहा है और उन पे क्या उत्पादन लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर हम बात करें कि कृषि में आत्महत्या के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो विभिन्न स्टडी जो की गई हैं, इसमें ये निकला है कि आत्महत्या करने वाले किसान जो हैं, उनके केवल एक कारण की वजह से नहीं आत्महत्या करते हैं, उनके साथ और भी कई कारण सम्मिलित होते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण देखा गया वो क्या है, जो उन्होंने ऋण लिए थे, उनको चुकाने में असमर्थ हैं। जैसे उन्होंने कोई फसल की, अब फसल का एमएसपी पे कहीं पे खरीद हो नहीं पा रही है, हो रही है तो विधिवत तरीके से नहीं हो रही, रिपोर्ट कह रहे हैं, मैं अपना पर्सनल राय नहीं दे रहा हूँ। तो कहीं न कहीं क्या होता है, सरकार तो खरीदना चाह रही है बट उतने रेट में खरीदारी हो नहीं रही है। तो किसान क्या करते हैं, ऋण अपना चुका नहीं पा रहे हैं, तो जो जब वो ऋण जाल में फँस रहे हैं तो आत्महत्या का प्रमुख कारण बन रहा है। साथ ही साथ दिवालियापन, परिवारों की समस्याएँ, खराब फसल, बीमार और शराब नशीली पदार्थों का दुरुपयोग होना आदि माने जाते हैं। जैसे आप इस वर्ष देखिए, जैसे ही रबी फसल बोने का समय आया, लोगों ने अपने यहाँ पे सरसों बोई या आलू लगाया, तो वहाँ पे हुआ क्या, तुरंत बारिश आ गई। तो अब आलू भी खत्म हुआ, सरसों भी खत्म हो गई। इससे कहीं न कहीं क्या होगा, उनकी लागत जो पहले से थी वो डबल हो चुकी है किसानों की, तो इससे कहीं न कहीं और ऊपर से डिले हो गया है, तो क्या होगा, ये इसके रेट भी अब बढ़ेंगे मार्केट में और कहीं न कहीं किसानों को दिक्कत आएगी। साथ ही साथ अभी भी प्रचंड बेरोजगारी की दर उच्च बनी हुई है, जहाँ पर 2 लोगों का काम है वहाँ 4 लोग लगे हुए हैं। भूमि जोत के जो आकार छोटे-छोटे हो गए, जिससे क्या हुआ है, अधिकांश किसानों के पास अपने कृषि योग्य भूमि काफ़ी कम बची है, जिससे क्या है, लाभ होने की संभावनाएँ कम है। वो अपना भरण-पोषण कर लें वही काफ़ी है। साथ ही साथ जो ऋण है वो सिंचाई और प्रौद्योगिकी समेत उनकी कम पहुँच, आरामदायक जीवन यापन करने की क्षमता को खराब करती है। और साथ ही साथ देश में हर 10वां किसान क्या है, इस टाइम पे भूमिहीन है। किसानों द्वारा खेती के प्राय किराए की भूमि का उपयोग किया जाता है, तो वो कहीं न कहीं क्या करते हैं, बटाई पे लेते हैं, चौथाई पे लेते हैं, उनकी खुद की खेती होती नहीं है। लेकिन भूमि पट्टा तंत्र की अपर्याप्तता के कारण कृषि उत्पादन बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं अब वो उतना अच्छे से वहाँ काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके खुद के मालिक होते नहीं हैं। जो सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ की गई हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में की गई हैं, ऐसे किसान जो कपास का उत्पादन करते हैं या फिर गन्ना जैसी नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं। इन फसलों के लिए ऊँची लागत ज़रूरी होती है, लेकिन पैदावार एक गैम्बलिंग या जुआ होता है, जो कि निरंतर और अनुकूल उच्च अपज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। तो अगर आपने लागत ज़्यादा लगा दी, आपको सही से पैदावार नहीं हुई, तब भी घाटे में गए, अगर सही से रेट नहीं मिला तब भी घाटे में गए, तो वो भी दिक्कत है। तो ऐसा नहीं चुनौतियाँ यहीं पे खत्म हो गई, आगे और भी चुनौतियाँ हैं। अगर आगे चुनौतियों की बात की जाए, तो हमारे देश में आज भी कुल जितनी कृषि भूमि है उसमें आधे से अधिक अभी क्या है, उसमें सिंचाई क्षेत्र की उपलब्धता सीमित है, मानसून पर निर्भर है। इन तस्वीरों में पिछले एक दशक में और ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। हमारे 60% से अधिक किसान वर्षा की जितनी विसंगतियाँ होती हैं, सही से बारिश नहीं हुई है तो हाशिए पे चले जाते हैं, उनका उत्पादन कम होता है। अगर वर्षा पर आधारित खेती की पैदावार की देखी जाए, तो आमतौर पर जो सिंचित कृषि भूमि है उससे आगे उसकी आधे से भी कम पैदावार इन वर्षा आधारित खेतों में होती है। हालांकि भारत के उर्वरक उपयोग वैश्विक स्तर के बराबर होने लगा है, किंतु उर्वरक हम फर्टिलाइजर काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उससे ना तो उतना प्रोडक्शन हमें मिल पा रहा है, ना ही क्या है, हम पर्यावरणीय रूप से सस्टेन कर पा रहे हैं। इससे क्या है, खेती की लागत और बढ़ती चली जा रही है। हरित क्रांति की बात की जाए, शुरुआती दौरों में इसमें जो पैदावार हुई थी वो काफ़ी उच्च स्तर की हुई थी और फसलें काफ़ी सही बोला गया था, इसको सर्च को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन क्या हुआ है कि अब छोटे किसान जो की भूमि है उनको पैदावार करने के लिए पेटेंट बीजों का सहारा लेना पड़ रहा है, वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, इससे क्या उनकी लागतें और बढ़ रही हैं। ई नैम, जिसको इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से जाना जाता है, जैसी पहले किसानों की उपज को सीधे बाजार में साथ इंटीग्रेटेड मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अभी भी बिचौलियों की भूमिका में काफ़ी कटौती करना बाकी है और बिचौलिए अभी फायदा उठा रहे हैं।
बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में और देखेंगे कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है क्या। ये संचार नेटवर्क के माध्यम से जितनी भी आंतरिक चुनौतियां होती हैं उनसे जुड़े प्रश्न है। तो देखेंगे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है क्या और उसका कारण क्या है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का कहना है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं या प्राधिकरण है वो पहले से ही आधार एक्ट द्वारा शासित हैं और इसे दोहरे कानून के तहत नहीं लाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या है, मतलब क्या है कि आधार एक्ट में क्या लगा हुआ है कि आप डेटा का संरक्षण नहीं कर सकते, कहीं पे लिखा है वो यूज कर सकते हैं, तो कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो निजी डेटा का संरक्षण विधेयक 2019 की बात की जाए तो इस विधेयक की उत्पत्ति का स्रोत न्यायमूर्ति BN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति थी, उसकी रिपोर्ट में देखा गया। ध्यान रखना, जो निजी डेटा संरक्षण विधेयक है वो किसकी रिपोर्ट पे आया है, BN श्री कृष्णा समिति की सिफारिश के आधार पर। तो इस चीज को याद रखिएगा। निजता के अधिकार अर्थात राइट टू प्राइवेसी के संबंधित मामले हैं जो कि जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के संबंधित केस के मामले में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा था सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। तो देखते हैं जो निजी डेटा संरक्षण विधेयक है वो किन चीजों को रेगुलेट करता है। वो 3 प्रकार की निजी जानकारियां इसमें शामिल की जाती हैं, गंभीर जानकारियां, संवेदनशील जानकारियां और सामान्य जानकारियां। इसमें अगर अन्य प्रावधान की बात की जाए तो इसमें डेटा स्वामी जो होते हैं, तो विधेयक के अनुसार जो डेटा प्रिंसिपल हैं, डेटा स्वामी हैं, ये वे व्यक्ति होते हैं जिसका डेटा संग्रहित किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है अर्थात संसाधित किया जाता है। सोशल मीडिया कंपनियां वे होती हैं जिन सोशल मीडिया कंपनियों को डेटा की मात्रा और संवेदनशीलता के साथ साथ उनके कारोबार जैसे कारकों के आधार पर महत्वपूर्ण डेटा दृष्टि बनाया जाता है। साथ ही साथ उन्हें अपना स्वयं का उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र विकसित करना होता है। एक जो स्वतंत्र नियामक होते हैं वो डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा आकलन और ऑडिट की इनकी देखरेख की जाएगी। साथ ही साथ इसमें डेटा संरक्षण अधिकारी शामिल होते हैं। इसमें इंपोर्टेंट है बुलाए जाने का अधिकार। इस अधिकार के तहत होगा क्या, किसी भी व्यक्ति का जो डाटा संग्रह किया जाता है और इसके प्रकाशित करने के संबंध में सहमति को हटाने की अनुमति दी गई है। अगर वो चाहता है इसे हटाया जाए, लिया जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें अपवाद क्या है, छूट क्या दे रखी है, उसमें चिंताएं क्या है। जो निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 है, इसमें क्या है, एक धारा है 35, उसमें विवाद बना हुआ है। इसमें ये बोला गया है भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और राज्य की सुरक्षा संबंधित मामलों का हवाला देकर केंद्र सरकार को सरकारी एजेंसियों के लिए इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान को निलंबित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इन चीजों का हवाला देकर वो किसी की प्राइवेसी को लीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी देखते हैं कि पूरी तरह से कारगर है नहीं। तो ये क्या बात की जा रही है, जो निजी डेटा संरक्षण विधेयक क्या दो-धारी तलवार है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये विधेयक क्या करता है, भारत को डेटा स्वामित्व का अधिकार देकर उनके निजी डेटा की रक्षा करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ ये विधेयक केंद्र सरकार को ये भी छूट देता है कि कुछ सिद्धांतों को मॉडिफाई करके वो क्या करेगा, निजी डाटा का उपयोग कर सकता है। एक तरफ आप निजी डाटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सरकार से चाहते हैं कि वो क्या करें, इनकी देखरेख करें। तो सरकार द्वारा जरूरत पड़ने पर डेटा स्वामियों की स्पष्ट अनुमति के बगैर उनकी संवेदनशील जानकारी हासिल कर ली जा सकती है। तो ये चीजें इसमें क्या है, दिक्कत वाली बात है। तो अभी जो प्रश्न आ रहे वाले हैं कहीं ना कहीं आपसे जरूर टकराएंगे, ये काफी इंपोर्टेंट, तो गौर से सुनिएगा और इनके नोट्स बना लीजिएगा। सूरत के लिए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना, देश में सूरत ऐसा शहर है जो कि गुजरात के अंदर है जिसको बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, ये जो पुरस्कार दिया गया है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है काफी इन्होंने सही कर रखी है कि प्राइवेट वाहन अलग, सरकारी वाहन अलग, उसके लिए इनको दिया गया है। तो सूरत के सार्वजनिक परिवहन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए सूरत को मिला है। इसके अलावा अन्य अवार्ड भी दिए गए हैं। तो सबसे सम्मानी परिवहन प्रणाली अर्थात सस्टेनेबल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके लिए केरल के कोच्चि शहर को ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखना, तो केरल के कोच्चि शहर को इसका अवार्ड दिया गया है। अगर बात की जाए दिल्ली को एक अवार्ड मिला है। दिल्ली क्या है, दिल्ली के चांदनी चौक है उसका पुनर्विकास किया गया है। तो इसे पुनर्विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाले शहर को पुरस्कार किसको मिला है, दिल्ली के इस चांदनी चौक क्षेत्र को, जो यहाँ पर कभी बहुत भीड़ लगती थी, अभी काफी अच्छा स्थान बन गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे रिक्शे वगैरह चलते हैं, मोटर वाहन इसमें नहीं चलते हैं, निजी वाहन चला सकते हो आप वो भी निश्चित टाइम पर। साथ ही साथ बेहतर यात्री सेवा और उनकी संतुष्टि के लिए दिल्ली मेट्रो क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे इसको एक और पुरस्कार मिला है। और इंदौर को सबसे खूबसूरत स्वच्छ शहर देश का है, उसको अधिक नवोन्मेषी वित्तीय व्यवस्था को अपनाने के लिए सम्मानित किया गया है। अलग उन्होंने क्या किया है, अब इनोवेशन यूज किए गए वहाँ पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इंदौर, इनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ आज के जितने करंट अफेयर्स थे उनका एनालिसिस था वो डिटेल में कवर होता है, उनका विश्लेषण भी कंप्लीट होता है।
यदि आप चाहते हैं इसमें कोई तैयारी करना कि आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखिए, ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे उसको आप इसमें पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। यदि आपको इसमें कोई गलतियाँ लगती हैं या आप चाहते हैं इसको इस तरह नहीं इस तरह आप प्रेजेंट करिए तो आप लिखिए, उसमें सुधार करने की अगर संभावना होगी तो पूरी की जाएगी। अगर आपको कोई शिकायत हो तो ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो मिलेंगे अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश छाटियार के साथ। थैंक यू।